डियर स्टूडेंट्स, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री क्लास 10 की बात स्टार्ट करेंगे। और मैंने एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर गो के इनिशियली रिकॉर्ड करवाया, लेकिन उसमें कुछ वॉल्यूम का इशू है जिसकी वजह से मैं दोबारा इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करनी है तो प्राइमरीली डेफिनेशन अगर सिर्फ बात करें तो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो कार्बन जो है वो एक सेंट्रल हैसियत रखता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। फॉर अ कंपाउंड टू बी कॉल्ड एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इट हैज़ टू हैव कार्बन, एटलीस्ट वन कार्बन एटम। दूसरी बात यह है कि कार्बन इज़ एन एसेंशियल एलिमेंट पर्टेनिंग टू लाइफ। हमारे जो लाइफ है वो लाइफ के जो हमारी ज़िंदगी के जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, बुनियादी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जैसे मिनरल्स हैं, जैसे वाइटामिन्स हैं, जैसे प्रोटीन्स हैं, और ये सारे के सारे जो है इनमें बेसिक इंग्रेडिएंट कार्बन जो है वो लाजमा है, इज़ अ नेसेसिटी। कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फैट्स हो गए, लिपिड्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, ऑयल, घी वगैरह। तो जो कार्बन है वो हमारी ज़िंदगी की बुनियाद है इन अ सेंस। और अगर आप जितने भी हमारे माइक्रो प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि अमाइनो एसिड्स हैं उनमें भी कार्बन मौजूद है। तो ये याद रखिए। और अमाइनो एसिड्स आपको पता है कि हमारी बॉडी में मल्टीपल प्रोसेसेस में भी इन्वॉल्व हैं और हमारी फ़िज़िकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स और मेकअप में भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अमाइनो एसिड्स जो है वो रोल प्ले करते हैं, बहुत अहम, क्योंकि ये मिल के एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड से प्रोटीन्स फॉर्म करते हैं जो कि हमारी ज़िंदगी का एक बहुत अहम जुज़ है। हमारा फ़िज़िकल मेकअप सारा प्रोटीन, हम सारे प्रोटीन के हैं फ़िज़िकली। तो मेरा ये बात करने का मकसद ये है कि कार्बन वेरी एसेंशियल है लाइफ। तो जब भी ज़िंदगी से मुतल्लिक का एलिमेंट्स की बात आएगी तो कार्बन की बात आएगी। इसीलिए साइंटिस्ट ने एक टर्म कॉइन की हुई है, कार्बन बेस्ड लाइफ। तो कार्बन जो है इसके इर्द गिर्द ज़िंदगी घूमती है, इन ए सेंस कि ये एक सेंट्रल बुनियाद फराहम करता है ज़िंदगी की नशो नुमा के लिए। और ये जिन मैंने एलिमेंट्स के जिन मैंने अभी चीज़ों के नाम लिए हैं कॉम्प्लेक्सेस के, जैसे वाइटामिन और प्रोटीन्स हैं, तो ये ज़िंदगी की बुनियाद ही हैं। और इसके अलावा जब ज़िंदगी की इब्तिदा हुई थी तो उस टाइम पे भी जो है वो हमारा जो प्लैनेट है वो गैसेस का मजमुआ था, तो उसमें कार्बन इन्वॉल्व था, जैसे कि मीथेन गैस। तो मीथेन में कार्बन is involved, is present. Methane is CH4. So the point here is that life की जो इब्तदा है, चाहे फ़िज़िकल लाइफ हो चाहे बायोलॉजिकल लाइफ हो, कार्बन एक बहुत ही अहम एलिमेंट है। और इसकी स्टडी इसीलिए अलहदा इसकी एक पूरी केमिस्ट्री बन गई। उसकी वजह यह है कि एक तो इसके कंपाउंड्स की तादाद मिलियंस में है, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ने की सलाहियत रखता है कार्बन एक दूसरे कार्बन के साथ, जिसको कैटिनेशन कहते हैं। ये एक बड़ी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है। इसके अलावा इसकी जो टेट्रावेलेंट वैलेंसी है, टेट्रावेलेंट 4, ये भी इसको एक डिस्टिंक्शन प्रोवाइड करती है बाकी बहुत सारे एलिमेंट से, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में भी, मॉलिक्यूलर ओरिएंटेशन के कॉन्टेक्स्ट में भी, ज्योमेट्री के कॉन्टेक्स्ट में भी, और उनकी फ़िज़िकल और केमिकल कंपोजिशन जो कार्बन की वजह से उस मखसूस कंपाउंड को जो है मिलती हैं, वो सारे डायमेंशंस बड़ी यूनिक हैं। तो कार्बन अपने अंदर एक बहुत ही यूनिक एंटिटी है। इसके बाद हाइड्रोजन और कार्बन मिलके हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं। अब स्पेसिफ़िकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हाइड्रोकार्बन्स ही की स्टडी होती है, क्योंकि जो हाइड्रोजन है गो के वो कंपाउंड को, ऑर्गेनिक कंपाउंड को यूनिक करैक्टरिस्टिक ना भी दे पाए, लेकिन उसका ये काम है कि जो कार्बन की बाकी मानदा वैलेंसीज़ हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ कार्बन ने दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया। अब कार्बन इस टेट्रावेलेंट ग्रुप 14 का मेंबर है, 4A का। तो फिर जो है जो इसकी बाकी मानदा वैलेंसीज़ हैं, अगर कोई और एंटिटी, कोई और ग्रुप इसके साथ कोई और एलिमेंट नहीं, तो फिर हाइड्रोजन वो वैलेंसीज पूरी करती है। इसलिए इस तरह से वो कंपाउंड जो है वो हर लिहाज से मुकम्मल होता है। जैसे कि ये ईथेन का मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन्स हैं और हाइड्रोजन्स हैं।
तो पॉइंट ये है कि हाइड्रोजन और कार्बन का चोली दामन का साथ है, और हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और हाइड्रोकार्बन्स एक किस्म की इंटर रिलेटेड टर्म्स हैं, क्योंकि जहाँ कार्बन है वहाँ हाइड्रोजन भी है। इसके बाद कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं कि जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल के हमारे जो लाइफ के कंपोनेंट्स हैं, जिनका मैंने अभी जिक्र किया है, मिनरल्स, वाइटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स वगैरह, आप देखेंगे कि इनमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होती है, अलावा और दूसरे बाज़ एलिमेंट्स के, जैसे कि नाइट्रोजन है, सल्फ़र है, फास्फोरस है, हैलोजेंस हैं ग्रुप 17 के मेंबर्स, विच इंक्लूड्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, एस्टाटीन। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं हैलोजेंस भी कार्बन को। ये प्योर नॉन मेटल्स हैं और कार्बन मेटलॉइड है। तो कार्बन जो है वो उसकी करैक्टरिस्टिक बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हैं। पीरियोडिक टेबल में वो इंटर में भी उसकी पोजीशन जो है वो हैवी मेटल्स के बाद है और प्योर नॉन मेटल्स से पीछे है। तो पॉइंट ये है कि कार्बन मेटलॉइड होने की वजह से भी यूनिक करैक्टरिस्टिक रखता है, अपने ग्रुप का पहला मेंबर होने की वजह से भी, और इसके अलावा अपने आइसोटोप्स की वजह से भी। तो ये बात याद रखिएगा कि कार्बन के जो आइसोटोप्स हैं इनको भी अपने जहन में रखिएगा। आइसोटोप्स, कार्बन के 3 आइसोटोप्स जो हैं जी, हम उनका ज़िक्र करते हैं, C12, C13 और C14। और आइसोटोप आपको पता है कि एलिमेंट सेम होगा, स्पीशी या सब्सटेंस सेम होगा, सिर्फ नंबर ऑफ़ जो उसमें उसके जो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हैं वो वेरी करते हैं। तो जब नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स वेरी कर जाएं किसी स्पीशी के और बाकी प्रोटॉन्स का नंबर और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम हो, तो वो फिर आइसोटोप्स हैं एक दूसरे के। कार्बन के 3 आइसोटोप्स जो हैं वेल नोन हैं। एक तो कार्बन का 12 नंबर आइसोटोप, कार्बन का 13 नंबर आइसोटोप और कार्बन का 14 नंबर आइसोटोप। कार्बन के 12 आइसोटोप में 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स हैं। 13 में प्रोटॉन्स तो 6 ही हैं, न्यूट्रॉन्स 7 हो गई, और 14 में न्यूट्रॉन्स 8 और प्रोटॉन्स 6 हैं। तो ये आइसोटोप्स हैं। अब जो कार्बन 12 का आइसोटोप है, डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, कार्बन का 12 नंबर का आइसोटोप हमने साइंटिस्ट ने जो है वो सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक मास वे जो किया, जो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म किया उन्होंने, वो स्टैंडर्ड जो था वो कार्बन का 12 नंबर आइसोटोप रखा। तो इसके अगेंस्ट जो है स्टैंडर्डाइज हुए हैं सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस। तो यहाँ से भी आप ये बात ज़हन नशीन कर सकते हैं कि कार्बन की कितनी अहमियत है। और इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, कार्बन डेटिंग जो है ये एक टर्म है, कार्बन डेटिंग एक टर्म है, इसको भी जहन में रखिएगा। कार्बन के आइसोटोप्स को यूज़ किया जाता है पुराने ज़माने की डिस्कवरीज़ की लाइफ, अगर कोई मिलियंस ऑफ ईयर्स या थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले का कोई फॉसिल या कोई आर्कियोलॉजिकल साइट डिस्कवर होती है तो उसकी लाइफ डिटरमिन करने के लिए कि ये कितनी ओल्ड है, कार्बन का 12 नंबर आइसोटोप यूज़ किया जाता है, इसको कार्बन डेटिंग कहते हैं। तो ये इसके इम्प्रेशंस इतने स्ट्रॉन्ग हैं कार्बन 12 के, और इसकी हाफ़ लाइफ हमारी सराउंडिंग्स में, हमारी इस कायनात में इसकी हाफ़ लाइफ इतनी ज़्यादा है, यानी इतनी देर से ये डिके होता है कि ये अपनी मौजूदगी इसकी रहती है इवन आफ्टर थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स, जिसकी वजह से जो पुरानी आर्कियोलॉजिकल साइट्स या फॉसिल्स वगैरह, रिमेन्स ऑफ द डेड ऑर्गेनिजम्स डिस्कवर होते हैं वक्त के साथ, उनकी लाइफ के लिए फिर कार्बन का आइसोटोप यूज़ किया जाता है। जैसा कि मैंने बताया 12 नंबर आइसोटोप्स इज़ वेरी रेलिवेंट। तो उसकी वजह यह है कि हाफ़ लाइफ इनकी ज़्यादा है, और दूसरी वजह यह है, और उसकी वजह से ये हमारे सराउंडिंग में मौजूद हैं। तो उस मखसूस बिल्डिंग से निकलने वाले कार्बन के इम्प्रेशंस को सराउंडिंग से एक्सट्रैक्ट करके तो फिर जो है उसकी लाइफ डिटरमिन की जाती है। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है,
इतना सादा तो नहीं इतना मैंने बताया है, लेकिन कार्बन की क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो कार्बन से ये बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। तो ये याद रखिएगा कि नाइट्रोजन, सल्फ़र, फास्फोरस ये भी और हैलोजेंस ये इंपॉर्टेंट कंपेनियंस हैं कार्बन के। इसके अलावा अगर ग्रुप्स में बात करें तो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप और एमाइनो ग्रुप आपको बहुत ज़्यादा कार्बन के आसपास डिफरेंट कंपाउंड्स में नज़र आएगा। जो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बाज़ाब्ता तौर पर फॉर्म किया गया था लेबॉरेटरी में, उसका नाम यूरिया है। उससे पहले यही समझा जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज़म से हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन जब ये सिंथेसाइज़ हो गया लेबॉरेटरी में जब सिंथेसाइज़ हो गया तो फिर जो है इसमें भी देखिएगा ये अमाइनो ग्रुप हैं, दोनों साइड्स पे सेंटर में कार्बन है और ऑक्सीजन है, डबली बॉन्डेड। 4 वैलेंसीज पूरी हैं, कार्बन डबली बॉन्डेड टू ऑक्सीजन एंड लेफ़्ट और राइट पे एक एक बॉन्ड जो है वो अमाइनो ग्रुप्स के साथ है। तो जो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बनाया गया उसमें भी अमाइनो ग्रुप्स मौजूद हैं, जिसको यूरिया फर्टिलाइज़र के तौर पर जो यूज़ होता है। तो पॉइंट डियर स्टूडेंट्स ये है कि अलावा और ग्रुप्स के आपको हाइड्रॉक्सिल ग्रुप और अमाइनो ग्रुप्स बहुत ज़्यादा रेलिवेंट हैं स्पीशीज़ ग्रुप्स या कॉम्प्लेक्सेस या कंपाउंड्स की फॉर्म में कार्बन के साथ डिफरेंट कंपाउंड्स में। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अगर फार्मूलाज़ की बात करें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्योंकि मैंने अभी जिक्र किया है कि कैटिनेशन की वजह से, सेल्फ लिंकेज के करैक्टरिस्टिक की वजह से मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अवेलेबल हैं, नेचर में भी और लेबॉरेटरी में भी बनाए जा सकते हैं। ये सेल्फ लिंकेज का जो इसका करैक्टरिस्टिक है ये बड़ा अहम है। तो उसकी वजह से फिर फार्मूलाज़ में भी इसको डिफरेंट वेज में पुट किया जा सकता है। जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सिर्फ मॉलिक्यूल्स गिन लेने हैं। अब मैं यहाँ पे एक पहले स्ट्रक्चर बनाता हूँ, स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, और स्ट्रक्चर और फार्मूला से फिर उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और कंडेंस्ड और डॉट एंड क्रॉस बनाएंगे। स्ट्रक्चर और फार्मूला में एक 4 कार्बन चेन बनाते हैं और इसके साथ बाकी वैलेंसीज इसकी जो हैं वो डियर स्टूडेंट्स हाइड्रोजन से पूरी करते हैं। इस कंपाउंड का एक नाम है वो रखते हैं। तो ये एक कंपाउंड है जिसमें हर कार्बन दूसरे कार्बन से भी जुड़ा हुआ है और बाकी मानदा वैलेंसीज हाइड्रोजन ने पूरी की हैं। 4 कार्बन है, इसका नाम ब्यूटेन है। तो अब ये इसका स्ट्रक्चर और फार्मूला है। तो स्ट्रक्चर और फार्मूला जो है वो आपके सामने है, जिसमें आप खोल के रख देते हैं चीज़ को सामने और आपको पता लग रहा है कि बॉन्ड्स कितने बने हुए हैं और कौन से एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं। ये है स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर को जब मॉलिक्यूलर फार्मूला में लेके जाना है तो आपने हर कार्बन्स को गिन लें 1 2 3 4, तो C4 हैं। हाइड्रोजन्स को गिन लें 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो C4H10। सो दिस इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो हर स्ट्रक्चरल फार्मूला का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी लिखा जा सकता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला से फिर स्ट्रक्चर भी ड्रॉ हो सकता है। इसी तरह से अगर कंडेंस्ड फार्मूले की बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो इसको कंडेंस करना है तो हर कार्बन को गिन लें, उसके साथ जो लगी हुई हाइड्रोजन्स हैं उनको गिन लें। पहली कार्बन है उसके साथ 3 हाइड्रोजन्स हैं, दूसरी कार्बन है उसके साथ 2 हाइड्रोजन्स हैं, तीसरी कार्बन है उसके साथ 2 हाइड्रोजन्स हैं और हर कार्बन दूसरी कार्बन के साथ कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ी हुई है। तो कोवलेंट बॉन्ड भी कार्बन जो है वो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, नॉन पोलर इन नेचर होता है। तो ये देखिएगा ये कंडेंस्ड फॉर्म है। हमने सिर्फ गिन के लिख लिए कि एटम्स कितने कितने हैं। तो पूरा एक जो मॉलिक्यूल है उसको हमने लिख लिया और बीच में बॉन्ड बना दिया। दूसरा कार्बन और उसके साथ उसके एसोसिएट्स, तीसरा कार्बन और उसके एसोसिएट्स, और इस तरह ये एक कंडेंस्ड फॉर्म है इसी स्ट्रक्चर और फार्मूला की। तो दिस फॉर्म इज़ कॉल्ड कंडेंस्ड फॉर्म। डॉट एंड क्रॉस की बात करें तो लेवाई स्ट्रक्चर जब हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, जनरली लेवाई स्ट्रक्चर की जब बात करते हैं तो वहाँ पर डॉट एंड क्रॉस की बात होती है। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के केस में कोई बहुत ज़्यादा वैलिड तो नहीं है, लेकिन इसी को अगर आप डॉट एंड क्रॉस में लिखना चाहें तो ये जो डंडी है ये क्योंकि बॉन्ड को शो करती है, बॉन्ड कोवलेंट है तो म्यूचुअल शेयरिंग से बना है, तो कार्बन का बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन आप डॉट से शो कर दें और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्रॉस से शो कर दें और इसी तरह ये वैलेंसीज पूरी करते जाएं।
तो ये देखिएगा, ये 1 2 3 4 कार्बन्स हैं। इसके साथ यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो ये देख लें डियर स्टूडेंट्स कि सिर्फ जो बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड था स्ट्रक्चरल फार्मूला का, उसको हमने रिप्लेस कर दिया डॉट एंड क्रॉस से। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कार्बन का डॉट से और हाइड्रोजन का क्रॉस से दिखा दिया। तो ये जो है डॉट एंड क्रॉस मॉडल है, डॉट एंड क्रॉस मॉडल है। तो ये भी आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का बना सकते हैं। तो ये 4 तरह से आप पुट इन कर सकते हैं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को, और वो मैंने एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड को चारों वेज में लिख के दिखाया है। डियर स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के क्लासिफिकेशन की बात करें तो इस चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ब्रॉड कैटेगरीज़ में पहली तो ओपन चेन है और क्लोज चेन है। अब ओपन चेन की अगर मिसाल बनाएं तो ये रिंग नहीं होगा कार्बन का, बस ये याद रखिएगा, ये ओपन चेन है। अब ओपन चेन है तो इसमें रिंग नहीं है, ये याद रखिएगा। और क्लोज चेन जो है उसमें रिंग ऑफ कार्बन होगा। तो यही फ़र्क है ओपन और क्लोज चेन में ब्रॉडली अगर देखा जाए तो ये ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन है। मैंने आपको बताया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और हाइड्रोकार्बन्स इंटर रिलेटेड इन द सेंस कि हाइड्रोजन इज़ ऑलवेज द कंपेनियन ऑफ कार्बन, एंड वेयर एवर कार्बन इज़ शॉर्ट ऑफ एन एलिमेंट, हाइड्रोजन इज़ देयर to complete its valency. So this is an open chain organic compound. It consists of 3 4 5 carbons and 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12. This is C5 and H12. This is the molecular formula, this is the structural formula. This is an open chain. Now open chain can be straight and branched. So branching means कि इसमें कार्बन ब्रांच में लगा होगा। ब्रांच तो हम इनको भी गिन सकते हैं कार्बन की ब्रांचेस, लेकिन जब कार्बन किसी के साथ बाज़ाब्ता तौर पर कोई दूसरा कार्बन ब्रांच के तौर पर लगा हो स्ट्रेट चेन के अलावा, वो ब्रांचिंग हम देखेंगे। स्ट्रेट चेन में तो डियर स्टूडेंट्स यही एग्जांपल आ जाएगी जो C5H12 मैंने ड्रॉ किया है, ये स्ट्रेट चेन है। तो इसको दोबारा लिख लेते हैं 1 2 3 4 5. So this is a straight chain. Each carbon is attached to other carbon via straight chain. ये देखें, अब यहाँ जब ओपन चेन की 2 कैटेगरीज हैं, स्ट्रेट चेन और ब्रांच की बात करने लगे हैं, इसी की ब्रांचिंग कर देंगे। अब यहाँ पे स्ट्रेट चेन में मिसाल के तौर पर 4 कार्बन्स हैं। ये देखें 1 2 3 एंड 4, और एक कार्बन को ब्रांच बना दें अगर, तो ये फिर जो है ब्रांचिंग आ गई। कंपाउंड एक ही है, ऑर्गेनिक कंपाउंड एक ही है, सिर्फ ब्रांचिंग और स्ट्रेट चेन का फ़र्क है। तो हैं ये दोनों ओपन चेन, लेकिन एक स्ट्रेट है और एक ब्रांच्ड है। इसके साथ बाकी मांदा वैलेंसीज हाइड्रोजन से पूरी कर देंगे, CH और 3, और यहाँ पे ये हाइड्रोजन्स और यहाँ पे कार्बन की 1 2 3 और चौथी हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। सो नाउ यू कैन सी। अच्छा, ये वाली कार्बन की भी 3 इसी तरह खोल के बनाते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये देखिएगा, तो हर कार्बन की 4 वैलेंसीज हैं, पूरी करेंगे हम। और ये ब्रांच है, ये कार्बन इस कार्बन से बॉन्डेड है। ये एक स्ट्रेट चेन है जिसमें एक ब्रांच भी प्रेजेंट है। ब्रांच का मतलब है एक कार्बन प्रेजेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब ब्रांचिंग इस तरह से आ जाए कि कार्बन बतौर
ब्रांच के स्ट्रेट चेन के साथ मौजूद हो तो उसको ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन कहेंगे। इस केस में देखिएगा कि हमने वैलेंसीज भी पूरी कर ली और ये ब्रांच भी दिखा दी। अब कार्बन इसके भी 5 हैं, इसके भी 5 हैं, हाइड्रोजन्स का नंबर भी दोनों में सेम है, सिर्फ स्ट्रेट और ब्रांचिंग का फ़र्क है, तो ये ओपन चेन में आ जाएंगे दोनों। अब क्लोज चेन पे चले जाते हैं। क्लोज चेन में अब क्लोज चेन को अगर देखें तो इसमें होमोसाइक्लिक है और हेट्रोसाइक्लिक है। तो पहले तो एक क्लोज चेन सिंपल सा ड्रॉ करते हैं। ये अगर इसमें रिंग फॉर्म होगा डियर स्टूडेंट्स, यही फ़र्क है। ये देखें यहाँ पे CH3 है, ये कार्बन के 2 बॉन्ड CH2 CH2 CH2, तो ये एक रिंग फॉर्म हुआ है, ये स्ट्रेट चेन में नहीं है। तो ये जो रिंग ऑफ कार्बन्स फॉर्म होता है, रिंग ऑफ कार्बन्स किसी भी शक्ल में हो, वो क्लोज चेन है। तो दिस इज़ अ क्लोज्ड चेन, दिस इज़ नॉट ब्रांचिंग, दिस इज़ अ रिंग ऑफ कार्बन्स। So ring of carbons can be of 2 types, homocyclic and heterocyclic. Homocyclic means there are all carbons like this one. So this is an example of homocyclic, CH2, CH2 and CH2. This is homocyclic. And for heterocyclic there has to be one other species other than carbon and hydrogen. This is important. तो जब कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और स्पीशी भी साथ इन्वॉल्व हो जाए तो उसको आप कहेंगे कि ये हेट्रोसाइक्लिक है। अब मिसाल के तौर पर हेट्रोसाइक्लिक की अगर हमने मिसाल देनी है तो यहाँ पे मैंने एक नाइट्रोजनस बेस का फार्मूला लिखा है, वही लिख देता हूँ, पिरीडीन, जो कि एक इम्पॉर्टेंट नाइट्रोजनस बेस है जिसमें कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है और यहाँ पे नाइट्रोजन है। तो ये नाइट्रोजनस बेस है। तो यहाँ देखिएगा कि रिंग ऑफ कार्बन्स है, लेकिन एक हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा अदर स्पीशी या एंटिटी या एलिमेंट प्रेजेंट है जो कि नाइट्रोजन है। दिस इज़ अ नाइट्रोजनस बेस विच इज़ अ पार्ट ऑफ द न्यूक्लिक एसिड्स, DNA एंड क्रोमोसोम। जेनेटिक मटेरियल में जो क्रोमोसोम्स जो हैं उनके 2 जो आपको पता है कि वाइंडेड कॉइल्ड उसकी 2 जो पिलर्स हैं वो इनके ज़रिए पिरीडीन, प्योरीन जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, अब देखिए इनमें भी कार्बन एक इन्वॉल्व है, इनके ज़रिए बॉन्डेड हैं। इनमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, ठीक है, और बाकी आपने हाइड्रोजन से इसकी वैलेंसी पूरी कर देनी है। तो दिस इज़ कॉल्ड पिरीडीन। तो इस तरह के और भी हैं, फ्यूरॉन है और प्योरीन है, मिलती जुलती बहुत सारे और हैं, लेकिन बहरहाल यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर समझने के लिए पिरीडीन काफ़ी है, क्योंकि हम हेट्रोसाइक्लिक की बात कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। और जो पिरीडीन है दिस इज़ अ न्यूक्लिक एसिड एंड अगेन बायोलॉजिकली कितना इम्पोर्टेंट है कार्बन कि इसकी हमारे जेनेटिक्स में भी पेनिट्रेशन है शदीद नोयत की। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स होमोसाइक्लिक में 2 और टाइप्स हैं, एरोमेटिक और एलोसाइक्लिक। एरोमेटिक का मतलब ये है कि इस तरह का रिंग होगा जो कि बेंजीन की तरह का रिंग होगा। जब भी इस तरह का रिंग हो, अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स हों, तो ऐसे साइकिल को कहते हैं एरोमेटिक। लेकिन याद रखिएगा इसमें कार्बन के अलावा कोई दूसरी स्पीशी प्रेजेंट नहीं होगी, कार्बन और हाइड्रोजन्स के अलावा। ये कॉर्नर्स बताते हैं कि यहाँ कार्बन्स हैं। So a ring of carbon atoms like hexagonal, this is a hexagon, this stands for benzene. So any ring which consists of carbons arranged in the form of hexagon with alternate double bonds, such a homocyclic organic compound are called aromatic organic compounds. Aromatic from benzene. Benzene has a very sweet smell, that is why it is called aromatic.
तो याद रखिएगा कि होमोसाइक्लिक में एरोमेटिक में कार्बन का इस तरह का रिंग इन्वॉल्व होगा, उसके बाद अगर कोई और चीज़ इसके साथ लग जाए बाहर वाली साइड पे कार्बन से, तो ये एरोमेटिसिटी को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। दिस रिंग हैज़ टू बी देयर एट लीस्ट टू स्टार्ट फॉर अ कंपाउंड टू बी कॉल्ड एन एरोमेटिक। यहाँ रिंग के अंदर ही दूसरी स्पीशी मौजूद है, तो ये हेट्रोसाइक्लिक हो गया। साइकिल के अंदर कोई चीज़ आ गई दूसरी कार्बन और हाइड्रोजन्स के अलावा। यहाँ पे साइकिल के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन्स ही हैं। हाइड्रोजन्स इसमें एक एक ऐड करनी पड़ेगी 4 वैलेंसीज कार्बन की पूरी करने के लिए। तो ये है डियर स्टूडेंट्स एरोमेटिक। और एलिसाइक्लिक की बात करें तो इसमें रिंग होगा कार्बन्स का और हाइड्रोजन्स का, लेकिन बेंजीन की तरह का रिंग नहीं होगा, इस तरह का होगा या किसी भी और तरह का होगा। मिसाल के तौर पर ये एक रिंग है, तो ये भी रिंग में जुड़े हुए हैं, 4 कार्बन्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये एलिसाइक्लिक है, इसमें रिंग है लेकिन सारे के सारे, लेकिन बेंजीन की तरह का रिंग नहीं है और सारे कार्बन्स और हाइड्रोजन्स ही हैं। तो ये होमोसाइक्लिक भी है, एलिसाइक्लिक भी है। ये होमोसाइक्लिक भी है, एरोमेटिक भी है, और ये हेट्रोसाइक्लिक की मिसाल है। डियर स्टूडेंट्स अगर सोर्सेज की बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स इसका प्राइमरी सोर्स है। लिविंग ऑर्गेनिज़म्स में प्लांट्स और एनिमल्स शामिल हैं, 2 ब्रॉड कैटेगरीज़। और जो पहला सोर्स है, जो मेन हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनको हम एनर्जी का एक एनर्जी बॉम्ब कहते हैं या कह सकते हैं, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो बुनियाद है हमारी इंडस्ट्री की और एनर्जी की भी। तो ये डियर स्टूडेंट्स जो है ये प्लांट्स और एनिमल से मुश्तरका तौर पर हासिल होती है। जब इनके रिमेन्स ज़मीन के नीचे थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के लिए बरी रह जाएं, तो वक्त के साथ ज़मीन के नीचे मौजूद टेम्परेचर और प्रेशर वेरिएशंस की वजह से ये वक्त के साथ इन 3 चीज़ों में कन्वर्ट हो जाएंगे, जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस है। तो ये तीनों जो हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बहुत बड़े ज़राए हैं जिनसे आगे हम प्लेंटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल करते हैं, बल्कि मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल करते हैं इनको यूज़ करके। तो रिएक्शन चैम्बर में इनको यूज़ करके साथ कोई और इंग्रेडिएंट्स इन्वॉल्व करके तो हम बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं। और ये डायरेक्ट सोर्स जो है हमारी एनर्जी का, हमारी कंबस्शन का है। तो ये याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स कि कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस फॉसिल फ्यूल की वजह से हमें प्लांट्स और एनिमल्स के जो रिमेन्स हैं उनको फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। और ये जब लंबे अरसे तक ज़मीन की सतह के नीचे बरी रह जाएं तो फिर ज़मीन के अंदर मौजूद हरारत और प्रेशर की एक्सट्रीम नोयत की वजह से ये मुख्तलिफ़ हालतों में तब्दीली कर लेते हैं और कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस हमें मिलते हैं। इसके अलावा प्लांट से हमें प्रोटीन्स भी मिलती हैं, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनका बुनियादी यूनिट अमीनो एसिड है। इसके अलावा विटामिन्स हैं, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स हैं, शुगर्स जिनको कहते हैं, जैसे कि ये बुनियादी शुगर है C6H12O6 ग्लूकोज कहते हैं जिसको। तो ये देखें इसमें 6 कार्बन्स हैं, 7 हाइड्रोजन्स हैं और 7 ऑक्सीजन्स हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट क्लास में आती है। प्रोटीन का जो बुनियादी यूनिट है वो अमीनो एसिड है और अमीनो एसिड में जो है वो आपको अमीनो ग्रुप मिलता है, एक C के साथ O और OH है और इसके साथ आपको एक मिथाइल ग्रुप मिलता है। तो ये मुख्तलिफ़ ओरिएंटेशंस में या सिमेट्रीज़ में जुड़े हो सकते हैं और होते हैं, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि अमीनो एसिड जो है इसमें कार्बन प्रेजेंट है और कार्बन जो है वो विद इस CH3 और इस कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जिसको कहते हैं इसमें प्रेजेंट है और ये अमीनो ग्रुप है। तो ये अमीनो एसिड के बुनियादी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं।
इसकी बॉन्डिंग की नेचर जो है वो इधर उधर से देखी जा सकती है। यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स बताए हैं। तो प्रोटीन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन की बुनियाद अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड की बुनियाद ये कार्बन और उससे रिलेटेड दूसरे सब्सटीट्यूएंट्स हैं। फिर वाइटामिन्स हैं, ये विटामिन ए, विटामिन सी, ये मुख्तलिफ़ किस्म के एसिड्स हैं, जैसे एस्कोबोरिक एसिड है, जैसे लैक्टिक एसिड है, जैसे एसिटिक एसिड है। अब एसिटिक एसिड जो है ये इसको अगर आप देखें तो CH3COOH है। तो ये लेमन या विनीगर में पाया जाता है। तो ये जो एसिटिक एसिड है इसमें भी कार्बन्स प्रेजेंट हैं। तो ये जो है लेमन ये विटामिन सी का सोर्स है डियर स्टूडेंट्स। तो इस तरह से जो हमारे विटामिन्स हैं वो एसिड्स भी हो सकते हैं, वो मुख्तलिफ़ किस्म के कंपोनेंट्स से मुश्तमिल और कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि विटामिन्स जो है उनमें कार्बन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, जैसे कि ये एसिटिक एसिड जो कि लेमन में मौजूद है और हमारे दूसरे ऑरेंजेस में भी मौजूद है। हमारी विनीगर जो घर में यूज़ करते हैं सिरका, उसमें भी मौजूद है। इस तरह से ये सोर्सेज हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट करके फिर इसके रेंज जो है वो लामहदूद होती चली जाती है, इन द सेंस कि हम मिलियंस और थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना लेते हैं।